हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकेंड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ जेड पैरामीटर्स एंड दियर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो जेड पैरामीटर हैं उनका क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उस जेड पैरामीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह बनाएंगे जो क्या करेगा, दो जनरेटर को कंटेन करेगा। ठीक, तो आज इतना सारा चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए, दो चीज आपस में मिला के मैं बता रहा हूं, मतलब जेड पैरामीटर और उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपस में दोनों को मर्ज करके टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में आप काफी कुछ सीखेंगे। क्लियर? अब देखिए, कल जब हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क देखे थे, ट्रांजिस्टर टू पोर्ट नेटवर्क देखे थे, तो आप क्या पाए थे कि टू पोर्ट नेटवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को 6 तरीके की पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर हम लोग क्या लिखे थे, जेड पैरामीटर्स लिखे थे। ठीक, क्लियर है चीज? अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि पैरामीटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर आप नहीं पीछे ध्यान से पढ़े होंगे पीछे के क्लासेस में, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। ठीक, तो देखिए, पैरामीटर्स क्या, वे वैल्यू जो सिस्टम को क्या कर सकते हो, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैकेनिक्स में मान लीजिए आप पढ़े हैं, मान लीजिए सॉलिड बॉडी है। ठीक, तो क्या क्या पैरामीटर पढ़े हैं इसके लिए, ये सॉलिड बॉडी है, इसको क्या करना है, कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। हम लोग का जो सिस्टम है मान ले रहे हैं वो क्या है, एक सॉलिड बॉडी है। ठीक, मैकेनिक्स सेंस में भी समझा रहा हूँ पैरामीटर को। ओके, अब ये मार्कर एक सॉलिड बॉडी है, इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग को कुछ वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मास को निकालेंगे, इसका मास एक पैरामीटर हो गया, फिर इसके डायमेंशन को देखेंगे, फिर इसका शेप वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सॉलिड बॉडी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाते हैं। वैसे ही कोई फ्लूइड है तो उसके केस में हम लोग पैरामीटर पीछे निकालते थे कि क्या उसकी डेंसिटी है, क्या उसकी विस्कोसिटी वगैरह है, ये सब चीज़ें निकालते थे। ठीक, तो ये तो पीछे हम लोग सॉलिड बॉडी मतलब मैकेनिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में पैरामीटर वगैरह फाइंड आउट करते थे। ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्क को पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सर्किट को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को नेटवर्क और सर्किट के पैरामीटर वगैरह को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो पैरामीटर वगैरह क्या हो सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस है या कितना इंपिडेंस है, कितना एडमिटेंस है, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे ना। तो ये क्या लिखा गया, जो जेड पैरामीटर है क्या है, ये जो नेटवर्क हम लोग का मिलेगा बताएगा कि इस नेटवर्क का कितना इंपिडेंस है। ठीक, इनपुट पे कितना इंपिडेंस है, आउटपुट पे कितना इंपिडेंस है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मतलब जो हम लोग का सिस्टम है वो क्या है, नेटवर्क है, तो नेटवर्क के सेंस में जब बात करेंगे तो हम लोग का पैरामीटर क्या आएगा, इंपिडेंस आएगा, एडमिटेंस आएगा, यही सब आएगा। ठीक, मैकेनिक्स के सेंस में जब बात करते थे तो बॉडी का मास निकालते थे, बॉडी के डायमेंशन को देखते थे, बॉडी का क्या शेप है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। ठीक, लेकिन अब नेटवर्क की दुनिया में आए हैं तो नेटवर्क से रिलेटेड जो पैरामीटर है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, इंपिडेंस, एडमिटेंस, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो पैरामीटर का मतलब क्लियर। आगे बढ़ें। अब देखिए, फिर इसके आगे क्या लिखा गया है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन। अब देखिए, जो डिस्कशन होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक क्या होता है क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होता है क्वांटिटेटिव। ठीक, क्वालिटेटिव मतलब क्या, थ्योरेटिकल, और क्वांटिटेटिव मतलब क्या, मैथमेटिकल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन दिया, मतलब इस जेड पैरामीटर का मैथमेटिकली क्या करना है, इस जेड पैरामीटर को फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करना है, मैथमेटिकली क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। ठीक, अगर आपके सिलेबस में दिया रहता क्वालिटेटिव डिस्कशन तो हम लोग को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। इतना चीज़ क्लियर, क्वांटिटी मतलब क्लियर कि मैथमेटिकल हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, किसको, जेड पैरामीटर को, मैथमेटिकली इसको क्या करना है, डिस्कस करना है, किसको, जेड पैरामीटर को। और फिर जब डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इन जेड पैरामीटर को यूज करके, और इसमें दो जनरेटर रहने चाहिए। क्लियर, हेडिंग स्पष्ट हो चुका, हेडिंग क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए, जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है वो कुछ ऐसा होता है, कल हम लोग बनाए थे कि क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, और उसमें क्या होगा, एक तरफ हम लोग का इनपुट पोर्ट होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, हम लोग का आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक, इस ये क्या है, इधर का जो पोर्ट है ये क्या है, इनपुट पोर्ट है, और इधर का जो पोर्ट है वो क्या है, आउटपुट पोर्ट है। ठीक, अब ये जो फिक्स पॉइंट है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक, नेट ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे इधर भी क्या है, फिक्स पॉइंट, ये क्या है, टर्मिनल, और पेयर ऑफ टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, इनपुट पोर्ट, और ये क्या होगा, पेयर ऑफ टर्मिनल मतलब दो टर्मिनल है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट। ठीक, अब इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम लोग को इसका जेड पैरामीटर मतलब इसका इंपिडेंस पैरामीटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका इंपिडेंस पैरामीटर क्या करना है, हम लोग को
फाइंड आउट करना है। क्लियर, आगे बढ़े ना। तो अब देखिए लिखे हैं यहाँ जेड पैरामीटर्स लिख दिए हेडिंग, फिर क्या लिखे हैं, इन अ टू पोर्ट नेटवर्क जेड पैरामीटर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग वोल्टेज एट पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ करेंट्स एट पोर्ट्स। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं कि जो जेड पैरामीटर होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज होंगे पोर्ट पे उनको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म में, करंट के टर्म में। क्लियर, दस अतः हम कह सकते हैं कि करेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल वोल्टेज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे भाई करंट के टर्म में हम लोग वोल्टेज को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग को जेड पैरामीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और करंट क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ y=4x। ठीक, अब देखिए ये y क्या है, x की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। अगर x का वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब ये जो y है ये x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वही लिखा गया है कि अगर वोल्टेज क्या करे, जो वोल्टेज है ये जो पोर्ट पे वोल्टेज है V1 V2 ये क्या करें, करंट I1 I2 पे डिपेंड करें तो हम लोग को क्या होता है, मतलब अगर हम V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिख रहे हैं तो जेड पैरामीटर मिल रहा है। इसका मतलब जेड पैरामीटर के केस में V1 V2 आपके क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और I1 I2 क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y को हम लोग x के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया ना। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, करेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल, जबकि वोल्टेज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, वोल्टेज क्या होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर है ना? ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं कि कंसीडर अ टू पोर्ट नेटवर्क एज सोन इन फिगर फर्स्ट। अब क्या कर रहा है कि एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर किए हैं जो फिगर फर्स्ट में क्या किया गया, दिखाया गया। ठीक, एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर किया जिसको फिगर फर्स्ट में हम लोग दिखाएं। तो देखिए फिगर फर्स्ट यहाँ पे है। क्लियर, फिर क्या लिखे हैं, हियर I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट, हियर I1 एंड I2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखे हैं कि यहाँ पे जो I1 और I2 है ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। वाइल, जबकि V1 एंड V2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, जबकि जो V1 और V2 हैं वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, अर्थात हम लिख सकते हैं V1 इज फंक्शन ऑफ क्या I1 I2 एंड V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, y= फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं ना, y= फंक्शन ऑफ x। ठीक, अगर हम ऐसे लिखते हैं y=4x + 3z लिखते तो हम क्या लिखते, y जो फंक्शन ऑफ किसका xz, मतलब y क्या कर रहा है xz पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना। तो यही क्या लिखे हैं, V1 इज फंक्शन ऑफ I1 I2, V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। से इक्वेशन फर्स्ट, से इक्वेशन सेकंड। क्लियर, अब देखिए जब ये क्या करें इस पर डिपेंड कर रहे हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 I2 के टर्म में V1 V2 का एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे y क्या कर रहा है x का फंक्शन है तो इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, मतलब y=x लिख रहे हैं और साथ में आगे कुछ कांस्टेंट यूज कर ले रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि y क्या है xz का फंक्शन है तो क्या कर रहे हैं xz के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ में x के साथ कुछ कोफिशिएंट लगा रहे हैं जो कांस्टेंट है और z के साथ कुछ कोफिशिएंट लगा रहे हैं कांस्टेंट, मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये V1 V2 को हम क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस में, इन एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 I2। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 = I1 + I2, साथ में यहाँ कुछ कांस्टेंट और साथ में यहाँ कुछ कांस्टेंट लगा देंगे। क्लियर, फिर ये क्या हो जाएगा, V2 इधर क्या हो जाएगा कुछ कांस्टेंट है, फिर I1 फिर कुछ कांस्टेंट, इधर क्या हो गया I2 हो गया। क्लियर है। अब बता दिए हैं कि इक्वेशन 3 और 4 में जो Z1 है, Z12 है, Z21 है, Z22 है, वो क्या है कांस्टेंट है फॉर गिवन नेटवर्क, दिए गए नेटवर्क के लिए, एंड आर नोन है जेड पैरामीटर, उनको हम जेड पैरामीटर कहते हैं। इन्हीं को बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। ठीक, अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिएगा तो 1-2 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और मजा आएगा करने में। ठीक, अगर ये अच्छे समझेंगे तभी नेटवर्क कर पाएंगे। ये जो बेसिकली है एक पोर्शन है किसका, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वालों का। ठीक, उसमें पूरा बच्चों का बैक लग जाता है, काफ़ी टफ ये चीज़ें हैं। वो तो आपको ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा, बुक से पढ़िए ना, देखिए कुछ नहीं आने वाला है। अब देखिए आप क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेड पैरामीटर कहेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा और समझाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके थे और इसके आगे 2 लाइन और भी लिखे थे। ठीक, उसको भी हम लोग समझ चुके थे। ओके, अब उसके आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ठीक,
तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे कि क्वेश्चन 3 and 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। ठीक, अब जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर देखिए क्या किया, वोल्टेज लिख दिए, इधर इम्पीडेंस और इधर करंट लिख दिए। ठीक, अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका इसमें होगा, तो ऐसे ये दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर, मैथ को स्टूडेंट है ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। ओके, अब जो मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स आया है Z11, Z12, Z21 और Z22, मतलब ये 2x2 का जो मैट्रिक है इसी को Z पैरामीटर मैट्रिक्स या इम्पीडेंस मैट्रिक कहते हैं। किसके लिए, फॉर टू पोर्ट नेटवर्क के लिए। ठीक, Z पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे क्यों उसको Z पैरामीटर मैट्रिक्स कर रहे हैं, लेकिन इम्पीडेंस मैट्रिक्स क्यों कर रहे हैं इस पर थोड़ा डाउट आपको हो रहा होगा, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस पेशेंस रखे रहिए, वीडियो को देखते जाइए। ओके, हम देखिए क्या लिखे हैं कि द इंडिविजुअल Z पैरामीटर्स डिफाइंड एज। ठीक, जो अब एक एक ये Z पैरामीटर हैं इनको हम लोग कैसे डिफाइन करें उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको डिफाइन करने से पहले एक तरीका बताते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे एग्जाम में। ठीक, कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे उसके लिखने का ट्रिक बताते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, V1 को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर पाते हैं, I1 और I2 में एक्सप्रेस करते हैं। V1 क्या है, ये I1 I2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 I2 पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो इधर क्या, अब Z पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो इधर क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए फिर क्या है, ये यहाँ पे V1 लिखे हैं। ठीक, तो Z के साथ क्या करेंगे, 1 1 लिख देंगे, Z के साथ क्या करेंगे, 1 1 लिख देंगे। क्लियर, अब फिर क्या करेंगे, ये जो करंट का यहाँ जो सफिक्स में लिखा हुआ वैल्यू है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, Z करंट का क्या था 1 था तो 1 हो गया, करंट का क्या है 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या हो गया, हम लोग को मिल गया। ये तरीका है लिखने का। ठीक, आपको याद ना करना पड़े, ये ट्रिक सीखे रहिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन याद करेंगे तो कहीं इधर उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। ओके, अब फिर देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये V2 को किस में लिख सकते हैं, V2 भी I1 I2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब V2 को भी I1 I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, और बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, Z पैरामीटर की, दोनों जगह क्या करेंगे, कांस्टेंट Z लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, V2 है तो यहाँ क्या करेंगे 2, V2 है तो यहाँ क्या करेंगे 2 लिख देंगे। क्लियर, अब फिर I1 वाले सफिक्स को क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ठीक, तो देखिए ये इक्वेशन भी क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, तो ये तरीका है इक्वेशन को अपने दिमाग में रखने का। ओके, क्लियर हुआ ना, पहले क्या करेंगे, Z लिखेंगे, उसके बाद जो V1 का सफिक्स है उसको चिपकाएंगे और फिर उसके बगल में जो I का सफिक्स है उसको चिपकाते हुए चल जाते हैं, हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग का काम क्या है, इन इंडिविजुअल पैरामीटर को अलग अलग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इक्वेशन 3 अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से अगर हम Z11 का वैल्यू निकालना चाहें, ये 4 Z पैरामीटर हैं। ठीक, सबको अलग अलग डिफाइन करने चल रहे हैं, तो अगर हम Z11 का वैल्यू निकालना चाहें तो अगर हम क्या करें, I2 के वैल्यू को 0 कर दें तो ये क्या होगा, पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर ना, अगर हमको Z11 का वैल्यू निकालना तो ये वाला टर्म हमको 0 करना पड़ेगा, तभी हमको क्या क्या होगा, Z11 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो इस वैल्यू को 0 करने के लिए Z12 क्या है, ये तो पैरामीटर है, तो हम लोग लाए हैं कांस्टेंट वैल्यू किए। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, I2 को 0 कर देंगे। तो I2 जब 0 हो जाएगा, मतलब I2 को 0 करने का मतलब क्या, यहाँ से वोल्टेज सोर्स हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, ओपन सर्किट कर दे रहे हैं। ठीक, मतलब ये जो आपका आउटपुट पोर्ट है उसको ओपन सर्किट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से Z11 का वैल्यू मिल जा रहा है। और वो कैसे मिलेगा, Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 होगा, और ये कब मिल रहा है, जब I2 इक्वल टू 0 है। मतलब हम लोग का क्या है, जो ये आउटपुट टर्मिनल है, जो आउटपुट पोर्ट है वो क्या है आपका ओपन सर्किट है, मतलब हम लोग उसको हटा दिए, करंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक, तो वही लाइन खींच के I2 इक्वल टू 0 दिखा दिए। क्लियर, अब देखिए यहाँ से अगर चेक किया जाए तो ये क्या आपका इंपिडेंस है। ठीक, ये क्या वोल्टेज है, ये क्या है करंट है, तो वोल्टेज अपॉन करंट, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। यही रेजिस्टेंस का होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक, तो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। ठीक, तो ये क्या है, इसका जो यूनिट आता है ओम आता है, तो ये V अपॉन आई लिखा हुआ है ना, V1 अपॉन I1 है यहाँ पे। ठीक, मतलब ऊपर ही वोल्टेज है, नीचे ही वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है, इधर ही वोल्टेज है, वो तो अलग अलग वोल्टेज, इस वजह से अलग अलग सफिक्स लिखा गया है, तो वोल्टेज ही ना, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा ना। और नीचे क्या है आपका करंट है, तो एम्पियर रहेगा, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या देगा, ओम देगा। मतलब ये क्या हम लोग का एक इम्पिडेंस बन जा रहा है। ठीक, ये जो Z पैरामीटर है ये क्या है, इम्पिडेंस हो गया। क्यों, क्योंकि जो इसका यूनिट है वो क्या आ रहा है, ओम में आ रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिडेंस भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए कैसा इम्पिडेंस है इसको चेक किया जाएगा। क्लियर, कैसा इम्पिडेंस है इसको चेक किया जाएगा। तो ये देखिए 1 1 क्या है, ये इनपुट है, ये जो 1 1 है ये क्या आपका इनपुट है, मतलब ये क्या आपके इनपुट इम्पिडेंस है।
वन वन क्या है, ये जो टर्मिनल है यहाँ जो वन अप्लाई किया क्या है, इनपुट टर्मिनल है, ठीक। मतलब इनपुट टर्मिनल पे ये वन वन सफिक्स लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हम लोग का ये इनपुट इंपीडेंस है, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि ये जो Z1 इक्वल टू V1 अपान I1 है, ये क्या है, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। इसी को इनपुट इंपीडेंस भी कहते हैं या इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहते हैं, ठीक। कल बताया था ना कि ये जो टर्मिनल ये दोनों हैं, मतलब ये जो पोर्ट होता है इन दोनों टर्मिनल मिला के जो बनेगा ये जो पोर्ट होगा ये क्या कहलाता है हम लोग का, ड्राइविंग पोर्ट कहलाता है, ठीक। यहीं से हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं इसी पोर्ट से, ठीक। तो इस वजह से इसको हम लोग ड्राइविंग पॉइंट भी कहते हैं या ड्राइविंग पोर्ट भी कहते हैं, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 अपान I1 को क्या कर सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस या इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस भी कर सकते हैं, ठीक। और ये कब हो रहा है, जब हम लोग का आउटपुट क्या हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है। तो लिख दिए विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, क्लियर। क्या लिख दिए, विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। मतलब Z11 क्या है, एक इंपीडेंस है। कैसा इंपीडेंस है, V1 अपान I1, ये क्या है, इनपुट इंपीडेंस है, क्योंकि दोनों क्या है आपके यहाँ पे इनपुट वैल्यू ही यूज किए गए हैं, ठीक। जिसको हम लोग इनपुट इंपीडेंस कहेंगे, ठीक। और ये जो इनपुट पोर्ट है इस पे हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट पोर्ट है यहीं पे क्या करेंगे, हम कुछ वोल्टेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे तभी ना हमारा सिस्टम में काम में आ जाएगा। मतलब यही क्या हम लोग का ड्राइविंग पोर्ट है, ठीक। इसी वजह से इसको इनपुट ड्राइविंग पोर्ट इंपीडेंस भी कर रहे हैं, ठीक। और कब हो रहा है, जब आउटपुट क्या हम लोग का ओपन सर्किटेड है। क्लियर है ना चीज, क्लियर। अब देखिए जब हम लोग I2 को जीरो किए हैं, मतलब जब हम लोग आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट किए हैं, तो इस दूसरे इक्वेशन पे भी इफेक्ट डालेगा। जो चौथा नंबर इक्वेशन लिखा गया है इस पे भी क्या करेगा, इफेक्ट अपना डालेगा। मतलब I2 जब जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, Z21 का वैल्यू मिल जाएगा, और वो जो Z21 का वैल्यू होगा वो V2 अपान I1 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। और ये कब मिल रहा है, जब I2 इक्वल टू जीरो है। तो उसी को ऐसे लाइन खींच के I2 इक्वल टू जीरो दिखा दिए, ठीक। ऐसे मैथ में लिखते हैं ना, कोई वैल्यू रहता है किस पे, x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू लिखते हैं, ठीक। तो ऐसे ही दिखाया गया है कि I2 इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ठीक। अब देखिए इसका कैसे नाम देंगे, अब इसको कैसे नाम देंगे ये हम लोग को पता लगाना है, ठीक। तो यहाँ देखिए V2 अपान I1 मतलब वोल्टेज अपान करंट है। मतलब इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा। मतलब ये भी हम लोग का क्या है, इम्पिडेंस है, क्लियर। मतलब ये भी हम लोग का क्या है, इम्पिडेंस है। मतलब ऊपर वाला भी इम्पिडेंस था, ये भी इम्पिडेंस है। मतलब ये हम लोग का एक इम्पिडेंस पैरामीटर है, ये भी इम्पिडेंस पैरामीटर है। ये कैसा इम्पिडेंस पैरामीटर था, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस पैरामीटर था, ठीक। अब इसकी पता लगाते हैं, इसका पता लगाएंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या है, नीचे I1 है, ऊपर I2 है, ठीक। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक। देखिए जब भी हम लोग गेन निकालते हैं तो गेन में क्या होता है, इनपुट और ऊपर क्या होता है आउटपुट, कितना इनपुट पे कितना आउटपुट मिला, ऐसे गेन देखते हैं। इस वजह से हम लोग जब पैरामीटर को डिफाइन करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक। नीचे देखिए क्या 1 है और ऊपर क्या 2 है। मतलब हम पहले पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं। I1 क्या है, ये इनपुट पोर्ट पे है, और V2 क्या है, आउटपुट पोर्ट है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पे जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर होने का काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक। और ये है क्या, इम्पिडेंस है, ठीक। तो वही लिखा गया है, ट्रांसफर हो रहा मतलब फॉरवर्ड हो रहा, आगे जा रहा है। इसी वजह से इसको क्या लिखा गया है, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, ठीक। बात समझ में आया, कैसे पता चला, नीचे से ऊपर ऐसे एरो बनाया जाता है। V2 अपान I1 है, क्लियर। अब देखिए I1 क्या है आपका, ये इनपुट पोर्ट है, और V2 क्या है, आउटपुट पोर्ट का वैल्यू। इसका मतलब क्या आ रहा है, इंपीडेंस जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब I1 से हम लोग V2 में जाना, मतलब इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट जा रहे हैं, तब हम लोग को ये इंपीडेंस मिल रहा है। मतलब ये क्या हम लोग का फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस है। और ये कब मिल रहा है, जब क्या I2 जीरो, मतलब विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। मतलब जब हम लोग का आउटपुट पोर्ट क्या है, ओपन सर्किटेड है, क्लियर। इसमें भी देखिए नीचे से ऊपर ऐसे हम लोग पता लगा रहे थे क्या, दोनों सेम पोर्ट है, इस वजह से इसको इनपुट ड्राइविंग पोर्ट कर दिए। क्लियर हुआ है चीज। तो ये तो जो हम लोग अपना क्या किए थे, ये वाला टर्मिनल, ये वाला पोर्ट ओपन किए थे, तब ये हम लोग को पैरामीटर को डिफाइन कर पाए। किसको, Z1 को और Z21 को। दोनों क्या थे आपके, इंपीडेंस पैरामीटर थे। एक क्या है, इनपुट इंपीडेंस पैरामीटर या इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस पैरामीटर, और दूसरा Z21 क्या है आपका, Z21 जो है ये क्या है, इंपीडेंस तो है, लेकिन कैसा इंपीडेंस है, ये ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ से यहाँ से 1 से 2 पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, इसको फॉरवर्ड। और 1 से 2 में जा रहा, मतलब ट्रांसफर भी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर। और क्या है, इंपीडेंस है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। और कब हो रहा है,
जब आउटपुट पोर्ट आपका क्या है ओपन सर्किट, मतलब I2 का वैल्यू क्या है 0 है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग को इन दोनों पैरामीटर के वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको अगर 0 कर दें, ये टर्म 0 कर दें, ये टर्म 0 कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों पैरामीटर मिल जाएंगे। मतलब ये टर्म 0 करने मतलब क्या है, ये तो हम लोग कांस्टेंट यूज किए हैं, मतलब I1 को क्या करें 0 कर दें। तो I1 को 0 करने का मतलब क्या है, जो ये V1 है उसको हटा दें, मतलब इनपुट पोर्ट को क्या करें ओपन सर्किट कर दें। अब जब इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो Z12 इक्वल टू क्या होगा, V1/I2 हो जाएगा। तो Z12 इक्वल टू क्या हो गया, V1/I2 हो गया। क्लियर। अब फिर क्या करेंगे, किस पे मिल रहा है, I1 इक्वल टू 0 पे, तो I1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लिए। अब फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। क्यों नीचे से ऊपर बताएं, क्योंकि गेन जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे इनपुट आता है, ऊपर आउटपुट, तो इनपुट से आउटपुट तरफ देखते हैं। ठीक, इनपुट से आउटपुट तरफ, इनपुट से आउटपुट तरफ, इनपुट से आउटपुट तरफ। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम यहाँ नीचे से ऊपर, आप लोग ऐसे कापी मत खींचेगा। ठीक, आपको समझा रहे हैं कैसे इसका नाम दिया गया है, कैसे इसका नोमेनक्लेचर है उसको समझा रहे हैं। ठीक, आप ऐसे एरो वगैरह मत खींचिएगा। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, नहीं तो इतना मैं इसमें गोज दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत होगा। ले लिए। ओके, अब देखिए क्या है, 2 से 1 पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब अब काम उल्टा हो रहा है। 2 से 1 पे जा रहे हैं, मतलब आउटपुट से इनपुट जा रहा है, मतलब अब ये फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं रह गया, ये हम लोग का रिवर्स प्रोसेस हो गया। 1 से 2 जाना मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड होना। 2 से 1 पे जाना मतलब रिवर्स होना। ठीक, और दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वोल्टेज है, नीचे करंट है, मतलब ये भी क्या हम लोग का इंपिडेंस है, मतलब ये पैरामीटर भी इंपिडेंस की तरह दिख रहा है। ठीक, जेड पैरामीटर तो है ही है, साथ साथ ये भी इंपिडेंस पैरामीटर है, जैसे ये दोनों थे। ठीक, अब हम जब एरो बनाए तो हम देखें नीचे करंट है, ऊपर वोल्टेज है, और ये नीचे 2 है, ऊपर 1 है, मतलब नीचे दूसरे पोर्ट का क्या करंट है, ऊपर पहले पोर्ट का क्या वोल्टेज है। मतलब अब चीज़ें उल्टा हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, इसमें रिवर्स वर्ड ऐड करेंगे। ठीक, अब क्या हो रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, मतलब चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन रिवर्स वे में ट्रांसफर हो रही हैं। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, द रिवर्स ट्रांसफर। और क्या है, इंपिडेंस है, इंपिडेंस विथ द इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। ठीक, जब क्या है हम लोग का इनपुट पोर्ट जो है वो ओपन सर्किट है, मतलब जब I1 का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, बात समझ में आया। ये क्या था, फॉरवर्ड ट्रांसफर था। कैसे पता लगाए, 1 से 2 पे जा रहे थे, मतलब जो डेटा नेटवर्क हम लोग का ट्रांसफर कर रहा था वो 1 से 2 पर ट्रांसफर कर रहा था, मतलब फॉरवर्ड ट्रांसफर था। लेकिन अब जो नेटवर्क इस पैरामीटर केस में जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है नेटवर्क, वो क्या कर रहा है, 2 से 1 मतलब रिवर्स डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसफर इंपिडेंस। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ जितना बता रहा हूँ ना सफिशिएंट है, बाकी ये बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, तो क्लियर ना। तो अब डेटा हम लोग का कैसा ट्रांसफर हो रहा है, 2 से 1 पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क द्वारा, तो इसको इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसफर है। ठीक, और ये क्या है, इंपिडेंस का यूनिट रख रहा है, इसका मतलब रिवर्स ट्रांसफर इंपिडेंस होगा। ठीक, और ये कब मिल रहा है, जब I1 0, मतलब इनपुट टर्मिनल आपका क्या है, ओपन सर्किट है। इज इट क्लियर। ये जो बता रहा हूँ आपका गेट के एग्जाम का जाके देखिएगा, बेसिक MCQ गेट के एग्जाम का आप सॉल्व कर लेंगे इससे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Z22 लिखा गया है। अब Z22 लिखा गया। ठीक, अब Z22 कब मिलेगा, जब Z22 कब मिलेगा, जब I1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। Z22 कब मिलेगा, जब I1 0 हो जाए, और I1 जैसे 0 होगा ये पूरा टर्म क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो यहाँ से Z22 इक्वल टू V2/I2 हो जाएगा। तो Z22 इक्वल टू V2/I2 हो गया, और कब हो, जब I1 क्या है 0 है। ठीक, तो ऐसे लगा के लिख दिया I1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, एक ही टर्मिनल पे हम, एक ही पोर्ट पे हम लोग हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक ही पोर्ट पे हैं, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड चाहे रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ऐसे इसमें हम लोग नीचे से ऊपर गए तो इसमें फॉरवर्ड या रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब हम लोग आउटपुट पोर्ट पे हैं। यहाँ क्या था, 1 था, मतलब हम लोग इनपुट पोर्ट पे थे। यहाँ क्या है, V/I है, मतलब क्या है, ये किसका यूनिट रखेगा, वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब किसका यूनिट रखेगा, ये ओम का यूनिट रखेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट रखेगा। दिस मीन्स व्हाट, दिस इज द इंपिडेंस। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस का यूनिट रखता था, मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंपिडेंस कहेंगे। ओम रखता था, इंपिडेंस का देंगे। ठीक, इसको भी इंपिडेंस का देंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका नाम क्या देंगे, ये क्या होगा, हम लोग का आउटपुट इंपिडेंस होगा, क्योंकि आउटपुट पोर्ट पे बात हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर और यहाँ डेटा ट्रांसफर कहिए या ऐसे कहिए, यहाँ रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोर्ट की बात हो रही है, वोल्टेज करंट सेम पोर्ट के हैं, वोल्टेज करंट सेम पोर्ट के थे, तो इसमें भी हम लोग कहीं वो फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लाए थे। वो तो फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्सेप्ट तब आया था ना, जब क्या रहे थे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू को लिख रहे थे। इज इट क्लियर। ओके, अब देखिए एक तो पता चला कि क्या आउटपुट टर्मिनल की बात करें, मतलब क्या है, ये आउटपुट इंपिडेंस है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट इंपिडेंस कर सकते हैं। क्लियर। कब, जब हम लोग का इनपुट पोर्ट क्या है, ओपन सर्किट है, मतलब I1 का वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर, एक नाम ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो लोग MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक वगैरह
में पढ़ते हैं नेटवर्क वगैरह, तो उनको क्या होता है, ऐसे नेटवर्क को कैस्केड करना रहता है। एक 2 पोर्ट नेटवर्क बनाए हैं, आगे फिर एक 2 पोर्ट नेटवर्क जोड़ना पड़ता है, फिर अपने आवश्यकता अनुसार आगे फिर एक 2 पोर्ट नेटवर्क जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक हम दूसरा 2 पोर्ट नेटवर्क जोड़ें, अगर यहाँ पे एक दूसरा 2 पोर्ट नेटवर्क जोड़ें, तो उस 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इस 2 पोर्ट नेटवर्क का जो आउटपुट है उसके लिए ड्राइविंग का काम करेगा, उसको ड्राइव करेगा। इसका मतलब हम लोग इसको आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस भी कह सकते हैं। कब? जब इनपुट पोर्ट क्या हो, ओपन सर्किट हो। नहीं समझ में आया? देखिए, ये तो आपको समझ में आया ड्राइविंग पॉइंट लिखे थे, क्योंकि इस पे जो वैल्यू था वही इस नेटवर्क को चला रहा था। अब देखिए, अगर हमको आवश्यकता है डेटा अभी और ट्रांसफर करना, हमको और नेटवर्क की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, 2 पोर्ट नेटवर्क को आपस में कैस्केड करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, कैस्केड करेंगे। एक ऐसे मान लीजिए, बस ऐसे सिंपली समझाने के लिए बस 2 बना रहे हैं। एक 2 पोर्ट नेटवर्क ये था, मान लीजिए ये वाला हम लोग का 2 पोर्ट नेटवर्क है, V1 V2 है, ये क्या I2 I1 है। ठीक, अब क्या हो गया, ये जो अगला इसमें कैस्केड किए हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो अगले को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ड्राइविंग इम्पिडेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगले के लिए इनपुट का काम कर रहा है, अगले को चलाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, द आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस या आउटपुट ड्राइविंग पोर्ट इम्पिडेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ठीक, कब, जब इनपुट पोर्ट क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। ठीक, ये तो हम लोग वैल्यू लिखे, एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे दिया जाएगा, ये सब नहीं दिया जाएगा, बस ऐसे लिख दिया जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उल्टा सीधा सब करके उसी में आ जाएंगे। इस वजह से इस पे इतना टाइम मैं दिया हूँ। क्लियर हुआ? यहाँ ड्राइविंग कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि इसका जो आउटपुट है दूसरे को ड्राइव कर सकता है, इस वजह से ड्राइविंग पॉइंट लिखें। किसी किसी बुक में आप देखेंगे आउटपुट इम्पिडेंस लिखा है, वो भी सही है। ठीक, लेकिन एडवांस लेवल पे बात किया जाए तो आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस इसको हम कहेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क को क्या करते हैं, कैस्केडिंग का काम करते हैं उनका, तो हम लोग उसको कहेंगे। क्लियर हुआ चीज? अब क्या करेंगे, इसको आगे कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, ये तो हम लोग डिफाइन किए हैं, अब कैसे डिटरमाइन करते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए, बता देते हैं। देखिए, जितने भी इम्पिडेंस निकाले गए हैं, हर एक इम्पिडेंस क्या कर रहे हैं, ये जितने भी जेड पैरामीटर निकाले गए हैं सब के सब क्या है, ये ओम यूनिट रखा है, मतलब सब के सब को हम क्या कर सकते हैं, इम्पिडेंस कह सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी जेड पैरामीटर निकाले गए हैं वो ओपन सर्किट के कंडीशन में निकाले गए हैं। इसका मतलब इन पैरामीटर को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर भी कह सकते हैं और इम्पिडेंस पैरामीटर भी कह सकते हैं। इस वजह से जेड पैरामीटर के 2 और नाम हैं, एक क्या है, इम्पिडेंस पैरामीटर, और दूसरा क्या है, ओपन सर्किट पैरामीटर। ठीक, अब इसको स्टार बनवा के लिखवा देता हूँ। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स। ठीक, अब हम लोग जेड पैरामीटर को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखा जाएगा। ठीक, पीछे समझ चुके हैं, उसी को बस लिखना है। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन जेड पैरामीटर्स मेकिंग द करंट इन एनी वन ऑफ द पोर्ट इक्वल टू 0, कामा व्हेन द करंट इन एनी वन ऑफ पोर्ट 0 इट मीन्स पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। ठीक, क्या करेंगे, जब हम लोग को जेड पैरामीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, किसी एक पोर्ट में जो करंट है उसको 0 कर देंगे, और करंट को 0 करने का मतलब क्या है, जो पोर्ट है हम लोग का वो क्या हो, ओपन सर्किट हो। जैसे यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट लिखे हैं, इस केस फर्स्ट में क्या लिखे हैं, व्हेन आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड दैट इज I2 इक्वल टू 0, मतलब इस आउटपुट पोर्ट को क्या कर दे रहे हैं, ओपन सर्किट कर दे रहे हैं, V2 को हटा दे रहे हैं, I2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए फिगर 2 में क्या किए दिखाए हैं, I2 0 लिख दिए, ओपन सर्किट कर दिए, मतलब V2 क्या हम लोग का 0 है। ठीक, जब वोल्टेज सोर्स है नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब I2 इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है। क्लियर? तो लिखे हैं कि when output port is open circuited and input port is excited by voltage V1 as shown in figure 2। ठीक, क्या दिखाया गया है, फिगर 2 में बताया जा रहा है कि आउटपुट पोर्ट क्या है, ओपन सर्किट है, और इनपुट पोर्ट पे क्या किए हैं, V1 वोल्टेज अप्लाई किए। ठीक, एक्साइटेड बाय वोल्टेज V1, ये जो लिखा गया आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड V1 वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट पोर्ट। ठीक, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है ना? एक्साइटेड को हटा के, अगर चाहें इसको हटाना, हटा के ऐसे लिख दीजिए कि V1 वोल्टेज अप्लाइड टू द इनपुट पोर्ट एज शोन इन फिगर 2। ठीक, एक्साइटेड में सिंपली क्या है, यहाँ वोल्टेज क्या किया, कनेक्ट किया गया है। क्लियर है चीज? अब देखिए क्या लिखे हैं, देन वी कैन ऑब्टेन Z11 एंड Z21
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक, अभी पीछे हम लोग सीख लिए थे कैसे मिलेगा। तो 3 और 4 जो इक्वेशन था उसमें क्या करेंगे हम लोग रिस्पेक्टिवली ये Z1 और Z11 और Z21 को इक्वेशन 3 और 4 से क्रमशः हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? आफ्टर पुटिंग I2 0, I2 0 पुट करने के बाद। ठीक, तो पीछे इक्वेशन में हम लोग इस चीज को समझ चुके थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखा हूँ। ठीक, तो लिखे हैं कि 10 इस प्रकार Z11 क्या हो जाएगा V1/I1 होगा। इक्वेशन 3 और 4 आपने काफी नोट किए होंगे, वहां से देखते हुए जाइए। ठीक, ये Z11 = V1/I1 कब? I2 = 0 जब होगा, पीछे इस चीज को बताए थे। और Z21 क्या होगा? V2/I1 होगा कब? जब I2 = क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ये इक्वेशन 3 से मिला, ये इक्वेशन 4 से मिला। इज इट क्लियर? अब देखिए इक्वेशन केस 2 क्या लिखे हैं कि व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट, मतलब अब हम क्या करेंगे I1 को 0 करेंगे, मतलब अब जो एक्साइटेशन होगा वो आउटपुट पोर्ट पे होगा। आउटपुट पोर्ट पे करंट हमको मिलेगा, मतलब I2 अब एग्जिस्ट करेगा, I1 को हटा देंगे, I1 0 कर देंगे, मतलब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट कर देंगे, अर्थात V1 = क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक, तो फिगर 3 में देखिए इस चीज को दिखाया गया। ठीक, एक बार चेक कर लें क्या नीचे का फिगर आ रहा है। ये देखिए नीचे जो फिगर 3 नाम लिखे हैं ये कट रहा है। ठीक, यहाँ पे सिंपली फिगर 3 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ फिगर 2 लिखे हैं वैसे यहाँ फिगर 3 लिखा है। ठीक, हल्का सा कट रहा है, उसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड एंड आउटपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज V2 एज शोन इन फिगर 3। अब क्या किया है, जब इनपुट पोर्ट को क्या करें हम ओपन सर्किट कर दें और आउटपुट पोर्ट पे V2 वोल्टेज अप्लाई कर दें, या उसी को लिखते हैं कि आउटपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज क्या लिखे हैं? V2। ठीक, जैसा फिगर 3 दिखाया गया, देन वी कैन ऑब्टेन Z12 एंड Z22 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 से क्रमशः Z12 और Z22 को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? आफ्टर पुटिंग I1 = 0, I1 को 0 पुट करके। इज इट क्लियर? अब देखिए 10 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, Z12 = V1/I2 कब? I1 = 0 होगा, और दूसरा Z22 = V2/I2 कब? जब I1 = क्या हो? 0 हो। क्लियर? ये सब चीजें हम लोग पीछे समझ चुके थे। ठीक, तो ये तरीका होता है इसको डिटरमाइन करने का, Z पैरामीटर का। चारों Z पैरामीटर हम लोग डिटरमाइन कर लिए। ठीक, चारों क्या रखते हैं, चारों का जो यूनिट है ओम है, और चारों क्या है? ओम यूनिट है, मतलब इन चारों को हम इंपेडेंस कर सकते हैं, और साथ साथ ये ओपन सर्किट करने पे मिलने, मतलब इनको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक, अब अगला टारगेट हम लोग का क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करना। क्लियर? Z पैरामीटर खत्म हो गया, अब इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग ड्रा करेंगे। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, पीछे जो पैरामीटर से हम लोग को रिजल्ट पता चले हैं, अब उनको हम लोग एक जगह लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि सिंस ऑल द Z पैरामीटर्स आर इन द सेम यूनिट। पीछे हम लोग देखे हैं जितने भी पैरामीटर थे वो सेम यूनिट रखते थे, दैट इज अर्थात ओम, जो क्या था उनका यूनिट ओम था। ठीक, एंड ऑल द पैरामीटर्स आर द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, और जितने भी पैरामीटर थे सब वोल्टेज और करंट के क्या थे? रेशियो थे। विथ कब वो मिल रहे थे? विथ वन पोर्ट इज ओपन सर्किटेड, जब इनपुट या आउटपुट दोनों में से कोई एक पोर्ट हम लोग का क्या रहता था? ओपन रहता था। ठीक, देयरफॉर दिस पैरामीटर आर आल्सो कॉल्ड इम्पिडेंस पैरामीटर। अतः इन पैरामीटर को हम लोग इम्पिडेंस पैरामीटर कह सकते हैं। अरे भाई यूनिट ओम है और वोल्टेज और करंट का रेशियो है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इम्पिडेंस पैरामीटर कह सकते हैं। साथ ही साथ ये पैरामीटर ओपन सर्किट करने पर मिलना है, इसका मतलब क्या कहेंगे? हम इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इनको एक साथ हम मर्ज करके ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर भी कह सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों Z पैरामीटर को हम लोग इम्पिडेंस पैरामीटर कहते हैं, क्यों Z पैरामीटर को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं, और क्यों उसको ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर कहते हैं। ठीक, इंपेडेंस पैरामीटर क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर ओम की यूनिट रखते हैं, और क्या है इनका रेशियो? वोल्टेज टू करंट है, मतलब इनको हम इंपेडेंस कह सकते हैं, इंपेडेंस पैरामीटर कह सकते हैं। और ये ओपन सर्किट करने पे मिल रहे हैं, मतलब इनको हम ओपन सर्किट पैरामीटर या मर्ज करके एक साथ क्या कर सकते हैं? ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग Z पैरामीटर को समझ चुके, अब उसके इक्विवेलेंट सर्किट को बनाएंगे। ठीक, तो इसी में देखिए हेडिंग लिख दिया है, Z पैरामीटर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। ठीक, अब दो जनरेटर को यूज करके हम लोग Z पैरामीटर का इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट तैयार करेंगे। ठीक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सर्किट को तैयार करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, वी हैव Z पैरामीटर इक्वेशन है। पीछे हम लोग इक्वेशन 3 और 4 में निकाले थे, ये हम लोग का क्या है? Z पैरामीटर इक्वेशन है। इतना चीज क्लियर? अब देखिए इक्वेशन 5 क्या बता रहा है, लिखे फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, ये क्या बता रहा है? V1 जो है हम लोग का इनपुट वोल्टेज है। इक्वेशन 5 ये बता रहा है कि V1 हम लोग का इनपुट वोल्टेज है। ठीक, क्लियर?
V1 क्या हम लोग का इनपुट वोल्टेज है, और ये क्या है, इनपुट वोल्टेज जो है किसके बराबर है, तो देखिए ये क्या होगा, ये जो हम लोग का टू पोर्ट नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क है, तो लीनियरिटी वगैरह को फॉलो करेगा। ठीक, इधर वोल्टेज है तो इधर भी वोल्टेज का ही सम रहना चाहिए। ठीक, मतलब वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज प्लस वोल्टेज ही रहना चाहिए, तभी ना ये वोल्टेज निकल के आएगा। ये जो वोल्टेज है ये क्या है, जो वोल्टेज V1 है ये किसके बराबर है, ये जो यूनिट है ये भी क्या आपका वोल्टेज ही रहना चाहिए, और ये जो क्वांटिटी है वो भी क्या रहना चाहिए, वोल्टेज ही रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो हम लोग का टू पोर्ट नेटवर्क है वो लीनियर है, तो लीनियरिटी थ्योरम वगैरह को, होमोजेनिटी वगैरह को क्या करेगा, फॉलो वगैरह करेगा। ठीक, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये दिमाग में रखिए, डिटेल में जाने मतलब कि बीटेक के सिलेबस में हम लोग घुस जा रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से बस ये दिमाग में रखिए कि इधर वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज होगा, और ये भी क्या होगा, ये क्वांटिटी भी क्या होगा, वोल्टेज होगा। और जाहिर सी बात है, देखिए भी ये क्या करंट है, ये क्या इंपेडेंस है, मतलब करंट इंपेडेंस वोल्टेज, ये क्या इंपेडेंस है और ये क्या करंट है, मतलब करंट इंपेडेंस क्या हो गया, वोल्टेज हो गए। वैसे यहाँ पे देखिए क्या, ये वोल्टेज है, इधर भी इंपेडेंस करंट वोल्टेज, इधर भी इंपेडेंस करंट क्या होंगे, वोल्टेज होंगे। इतना चीज क्लियर। अब देखिए इनपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखे हैं, अब ये क्या I1 और साथ में Z11 है, मतलब I इंटू R लिखा गया एक तरीके से, मतलब I इंटू इंपेडेंस। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंपेडेंस Z11। ठीक, ये क्या पूरा ये मिलके क्या देगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू IR मतलब क्या लिखते हैं कि करंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R जब करंट क्या हो I से पास करे। तो ऐसे यहाँ पे Z11 I1 लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंपेडेंस Z11 ड्यू टू I1 करंट पासेस थ्रू इट, मतलब जब I1 करंट इस इंपेडेंस से पास हो रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वही लिखा गया। ये क्लियर। अब देखिए क्या है यहाँ पे Z12 और क्या लिखा गया, I2 लिखा गया। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, ये I2 लिखा गया है, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे I2 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो इनपुट वोल्टेज है ये आउटपुट करंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये आउटपुट करंट पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी बनेगा ये आपका वोल्टेज तो है ही, साथ साथ क्या होगा, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज होगा। ये क्या है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक, ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, मतलब एक जनरेटर हम लोग को मिल गया। समझे नहीं समझे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये I1 है, हम लोग इनपुट टर्मिनल पे ही है। ठीक, तो V1 I1 की बात करें, मतलब ये क्या है, V1 है, ये I1 है, तो ये इनपुट टर्मिनल पे है। क्लियर। और यहाँ पे Z11 इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, हमने इसको Z1 I1 का दिया। लेकिन अब इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज को जब देख रहे हैं तो इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज क्या कर रहा है, इस I2 पे डिपेंड कर रहा है, इस I2 करंट पे डिपेंड कर रहा है। और साथ साथ ये जो पूरा क्वांटिटी है क्या है, वोल्टेज है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है हम लोग का क्या होगा, एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगा। और वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो पूरा क्वांटिटी है वो क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर, क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर हुआ चीज, इसको क्या कहेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, प्लस, यहाँ प्लस है फिर प्लस लिखे हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ वोल्टेज। उसका वोल्टेज कितना है, जो वोल्टेज सोर्स है Z12 I2 है। ठीक, जो उसका वोल्टेज है वो Z12 I2 के क्या है, बराबर है। क्लियर। अब देखिए क्यों हम इसको वोल्टेज सोर्स ही कर रहे हैं, क्यों हम वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, KVL लगाना है। ठीक, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज की क्वांटिटी। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस Z11 I1, फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस Z12 I2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऐसे KVL लगा सकते हैं ना, चलिए लगाते हैं। ठीक, ये V1 रहेगा यहाँ पे ना, ये क्या है, हम पहले टर्मिनल बना रहे हैं जहाँ पर क्या करेंगे, एक्साइटेशन को लगाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग का टर्मिनल हो गया, ये प्लस ले रहे हैं, ये माइनस ले रहे हैं, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या कर दे रहे हैं, V1 कर दे रहे हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको V1 कर दे रहे हैं। ठीक, अब मान ले रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इस V1 के वजह से I1 करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, ये I1 करंट किस में से पास कर रहा है, ये जो I1 करंट है ये Z11 में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक, ये I1 करंट इस Z11 में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर हुआ ना चीज। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फिर ऐसे इधर लगा दिए। क्लियर। अब फिर क्या है, यहाँ पे ये जो V1 है ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बना देंगे। क्या बनाएंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आना चाहिए, क्यों हम लोग करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा रहे हैं, तो केवीएल लगाएंगे तो किसकी बात करेंगे? वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे प्लस और इधर का क्या करेंगे माइनस, और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा ये Z12 I2 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को इस डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगर आप इसमें केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा? केवीएल लगाने का तरीका सिखाए थे ना सेकंड सेम में, तो केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा? बताए थे केवीएल लगाते टाइम या तो निकलने वाला साइन देखते हैं या तो इंटर करने वाला साइन देखते हैं, ये चीज़ आपको सिखाए थे। ठीक, तो चलिए अगर हम निकलने वाला साइन देखें तो प्लस है यहाँ पे, और इसमें देखिए Z11 इंपोर्टेंस है, जिधर से करंट जाएगा वो पॉजिटिव और जिधर से करंट निकलेगा वो निगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। ठीक, अगर अब हम इसमें केवीएल लगाएं तो क्या हो जाएगा? निकलने वाला साइन अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस V1, इसका निकलने वाला साइन क्या है? माइनस I1 Z11। अरे भाई केवीएल लगाते हैं मतलब वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये वोल्टेज कितना है? V1, निकलने वाला साइन लिए मतलब प्लस, करंट ऐसे हम लोग की मान लें आ रही है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? सोर्स है, तो क्या हो गया? प्लस V1। अब जो I1 करंट इससे पास हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आप क्या होगा? Z11 I1, तो Z11 I1, लेकिन निकलने वाला साइन क्या है? माइनस। जब करंट इससे निकल रहा है तो उसका साइन क्या है? माइनस है। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब करंट निकलेगा तो माइनस साइन मिलेगा, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा तो क्या है? खुद एक वोल्टेज सोर्स है, तो उसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे, ये क्या हो गया? =0। ठीक, तो देखिए केवीएल हम लोग का लग जा रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना? क्लियर। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इंटर करने वाला साइन लेते हैं तब भी सेटिस्फाई करेगा। इंटर करने वाला साइन क्या है? V1। इंटर करने वाला साइन क्या है? प्लस I1 Z11। इंटर करने वाला साइन क्या है? प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Z12 I2 =0। अब देखिए V1 को इधर कर लीजिए तो क्या हो गया? ये हम लोग का पहला इक्वेशन मिल गया। इसमें भी V1 को इधर कर लीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए, तो ये पहला इक्वेशन हम लोग का क्या हो जा रहा है? कहाँ गया? यहाँ गया, मिल गया। मतलब ये 5वां नंबर इक्वेशन हम लोग को क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। क्लियर। तो देखिए केवीएल को सेटिस्फाई करते हुए एक पार्ट हम लोग इनपुट पोर्ट इसका बना लिए, इनपुट पोर्ट बना लिए। बात समझ में आया ना? देखिए यहाँ पर क्यों हम लोग को सोर्स बनाना पड़ा है? ये तो भाई हम लोग इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इनपुट करंट है, समझ में आ रहा है कि सेम पोर्ट है और क्या है? सेम करंट सेम वोल्टेज है, लेकिन अब इस इनपुट वाला जो वोल्टेज है वो आउटपुट पोर्ट के करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी है यहाँ पे, और ये पूरा क्वांटिटी क्या है? एक वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसको कहेंगे कि ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसका वैल्यू क्या है? Z12 I2 है। ठीक, अब हम लगा रहे हैं केवीएल, इस वजह से हम वोल्टेज सोर्स ही यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे करंट सोर्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या लगा रहे हैं? केवीएल लगा रहे हैं ना। केसीएल लगाते तो करंट सोर्स यूज करते। इज इट क्लियर? अब चलिए आउटपुट पे आते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं? सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव। अब देखिए इक्वेशन 6 से फिर हम लोग को क्या जानकारी मिल रही है कि इक्वेशन 6 में V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? V2 = Z21 I1। अब V2 I1 करंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज है। ये भी क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज है, और V2 I1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब V2 की I1 पे डिपेंडेंसी है, और ये क्या है? पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज। मतलब इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स कहेंगे, और वो वोल्टेज सोर्स कैसा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जैसे यहाँ पे दिखे थे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? I1 करंट पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक, Z21 जिसका वैल्यू क्या है? Z21 I1 है। ठीक, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसको कहेंगे, जिसका वैल्यू Z21 I1 है। ठीक, क्यों वोल्टेज सोर्स कर रहे हैं? क्योंकि हम केवीएल लगा रहे हैं, इस वजह से वोल्टेज सोर्स कर रहे हैं। अगर हम केसीएल लगाते तो करंट सोर्स के फॉर्म में उसको लिखते। ठीक, आगे जब हम लोग वाई पैरामीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा करंट सोर्स हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए आप क्या है? Z22 I2 है। ठीक, अब क्या है? दूसरा टर्मिनल, और वही क्या है? दूसरे टर्मिनल दूसरा पोर्ट, और दूसरे पोर्ट का क्या करंट है? मतलब ये सिंपली क्या है? हम मान ले रहे हैं कि I2 क्या है? I2 करंट Z22 के साथ Z22 के क्रॉस फ्लो हो रहा है, तो हम लोग को क्या हो रहा है? ये वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, तो V2 = दिस वोल्टेज इंटू दिस वोल्टेज, लेकिन ये डिपेंडेंट वोल्टेज है। ठीक, V2 क्या कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, और ये क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस इंपोर्टेंट Z22, जब करंट क्या होगा? I2 पास होगा थ्रू इट। ठीक, तो क्या लिखे हैं? प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिए। ठीक, फिर क्या लिखे हैं? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंपोर्टेंस Z22, कब? जब क्या हो रहा है? ड्यू टू I2 करंट पासेस थ्रू इट, जब इसमें से क्या हो रहा है? I2 करंट पास हो रहा है। ठीक, तो अब इसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं। क्लियर। तो आउटपुट पोर्ट कहाँ बनाएंगे? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट पोर्ट बना लिए, मतलब 2 पॉइंट ले लिए, इनको क्या कहेंगे? टर्मिनल कर दिए। ठीक, ये 2 पॉइंट हम लोग ले लिए। क्लियर। 1 मिनट थोड़ा और दूर बनाते हैं।
ऐसे हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस और ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या आउटपुट वोल्टेज क्या हम लोग का V2 है। इज इट क्लियर? आउटपुट वोल्टेज। अब क्या हो रहा है यहाँ से करंट क्या होगा I2 पास करेगा और किससे पास करेगा Z22 इम्पिडेंस से क्या होगा पास करेगा। ये करंट I2 यहाँ से निकलेगा और वो Z22 इम्पिडेंस से पास करेगा। क्लियर? अब फिर क्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्या लगाएंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। ठीक, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे प्लस माइनस, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू देखिए क्या है Z21 I1 है, Z21 I1 है। इसका वैल्यू क्या है Z21 I1 है। क्लियर है ना चीज़? कैसे हम लोग देखें कैसे हम लोग को बनाना है, कैसे हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे KVL वाला टेक्निक अपनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है V2 इक्वल टू, तो इसका क्या कर लेंगे Z21 I1 और फिर क्या कर लेंगे माइनस Z22 I2 कर लिए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एक अपना मेश तैयार कर लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा V2 पहले लिखे, V2 लिखे। ठीक, जिधर से करंट जाएगा ये प्लस होगा, जिधर करंट निकलेगा माइनस, इधर प्लस बनाए इधर माइनस बनाए। ठीक, तो अगर हम करंट के निकलने का डायरेक्शन ले, मतलब ये क्या है प्लस ले, तो प्लस V2 और फिर करंट इधर निकलेगा तो क्या होगा माइनस I1 माइनस क्या हो जाएगा I2 Z22 माइनस I2 Z22 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है, ये इंटर करने वाला साइन क्या है प्लस है और निकलने वाला क्या है माइनस है, मतलब माइनस Z21 I1 ये वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक, तो इसको मिला के एक मेश बन गया और कहाँ गया यहाँ गया, इसको मिला के क्या हो गया एक मेश बन गया। ठीक, अब देखिए हम लोग को हम क्या पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जब ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं एक टर्मिनल नीचे का क्या करते हैं कॉमन बना देते हैं, इनपुट और आउटपुट में कॉमन बना देते हैं। इसको क्या कर दिए कॉमन बना दिए, ये देखिए क्या हो गया इसको ऐसे जोड़ दिए कॉमन हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया इक्विवेलेंट 2 जनरेटर मॉडल हो गया। ठीक, एक जनरेटर यहाँ पे है, ठीक, और एक जनरेटर क्या है यहाँ पे। ठीक, यही क्या हम लोग का जेट पैरामीटर इक्विवेलेंट 2 जनरेटर मॉडल सर्किट। क्लियर हुआ चीज़? आई थिंक अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से आप बना भी सकते हैं। क्या अभी भी कोई डाउट है? नहीं ना? अब इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिएगा फिगर 4 करके। क्या लिखना है इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड पैरामीटर इक्वेशन। ठीक, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर, ऐसे लिख सकते हैं फिगर बना के, यहाँ पे फिगर लिख के ऐसे लिख सकते हैं जेड पैरामीटर इक्विवेलेंट 2 जनरेटर मॉडल सर्किट। ठीक, तो जो कैप्शन मन करेगा चाहे ये यहाँ से उठा के लिख लीजिएगा चाहे वहाँ से उठा के लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ चीज़? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या किए जनरेटर बनाए हैं। ठीक, एक बार देख लें कुछ कटा तो नहीं है, चलिए सब कुछ आ गया है। ओके, ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना 2 जनरेटर को यूज करते हुए एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिए। ठीक, आप इसको एक जनरेटर की हेल्प से ही बना सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ उसको ना पढ़ाऊँ। ठीक, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर रहन दीजिए कितना लंबा पढ़ाते हैं, कितना लंबा नोट्स बनवाते हैं। ठीक, तो इस वजह से बस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, नहीं तो अभी सिखाता कि कैसे इसको हम लोग एक जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? अगर किसी को समझना होगा तो बताएगा, उसको एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा कैसे ये 2 जनरेटर को एक जनरेटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? बाकी हम लोग KVL का हेल्प लेके इसको ड्रा कर ले जाएंगे। यहाँ V1 है, यहाँ I2, मतलब V1 क्या इनपुट वाला आउटपुट करंट डिपेंड कर रहा है, और यहाँ V2 है और यहाँ I1 है, मतलब आउटपुट वाला क्या कर रहा है इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, और सोर्स में I2 पे इसका V1 का डिपेंडेंसी I2 पे मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, और इस V2 का जो डिपेंडेंसी I1 पे मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। और जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग डायमंड शेप में दिखाते हैं। ठीक, डायमंड शेप में स्वाट इस तरीके के शेप में क्या करते हैं दिखाते हैं। क्लियर? ठीक, ये जो प्लस माइनस साइन है सब कुछ हम लोग KVL से पता लगा के बनाए हैं। ठीक, अगर उल्टा करेंगे आप इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, करके आप देख लीजिएगा ऐसे इसको। ठीक, ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।